हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करें। तो आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन ईवीएस के कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो अगर आप लोग पहले वाले वीडियो सीडीपी प्लस ईवीएस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे भी जाके प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी भर बढ़ता रहता है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके जो अग्र दांत होते हैं, आगे का दांत, उनकी पूरी जिंदगी भर बढ़ता है। बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। तो इसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गिलहरी जो है उसका जिंदगी भर आगे का दांत क्या होता है, बढ़ते रहता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। तो आपको बताना है कि इनमें इस चारों ऑप्शन में जो है मधुमक्खी के बारे में कौन सा सटीक आंसर है, या एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो कौन कौन सही आंसर है। तो केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। तो अभी तक आप लोगों को हम लोग सीटेट में हम बताए थे कि जिसमें भी केवल लगा हुआ रहता है तो वह ऑप्शन निगेटिव हो जाता है, यानी कि गलत हो जाता है। बट यहाँ पे जो है पर्यावरण अध्ययन का मतलब कि क्वेश्चन है, ईवीएस के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लगा हुआ है केवल, लेकिन इस ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ये बिल्कुल ही सही बात है और 100% सही बात है कि केवल रानी मक्खी ही अंडे देते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इस तरह से ये सही है। उसके बाद अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ये भी सही बात है, जो नर मक्खी होते हैं कार्यकर्ता के रूप में विशेष कोई भूमिका नहीं होता है, ये मतलब कि ये भी सही ऑप्शन है। उसके बाद सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं। क्या जितने भी मादा मक्खी होंगे क्या वे अंडे देगा? ये जरूरी नहीं है कि सभी मादा मक्खी क्या होगा, अंडा ही देगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। ये भी बात सही है। जो कार्यकर्ता मक्खी होते हैं तो वह भोजन की तलाश करती है और उसे क्या करते हैं, छत्ते में भोजन को लेकर के आते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए और बी और डी, तो ए, बी और डी किस में है? तो ए और बी और डी जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। मतलब कि वे व्यक्ति जो कम से कम 25 वर्षों तक वन में निवास कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए वह वन और जो भूमि होते हैं उस पर जो उपज होगा उस सारे चीज़ों पे उसका क्या होता है, अधिकार बन जाता है। ये कौन सा एक्ट है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, झूम खेती है। तो झूम जो है किस प्रकार की खेती है? जैविक खेती है, काट और दग्ध खेती है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग है, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। जो झूम खेती होते हैं तो वो एक प्रकार का क्या होता है, जैविक मतलब की खेती होता है। वो एक प्रकार का जो है सेकंड नंबर जो है आपका काट और दग्ध खेती होती है। कैसी होती है? काट और दग्ध। इसे ही श्लेष या बर्न खेती भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे श्लेष नहीं लिखा हुआ, तो श्लेष या बर्न कृषि भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि झूम कृषि में वहाँ पर जो होता कीटनाशक का तो प्रयोग उतना नहीं होता, रासायनिक खाद का भी नहीं होता। तो इस तरह से आपका काट और दग्ध खेती या इसे ही कहा जाता है श्लेष और बर्न खेती, मतलब कि झूम खेती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से डैश शोध करने के लिए मिला था। उसे 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बताना है कि किसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था।
डेंगू मच्छर से फैलता है इसके लिए, मलेरिया मच्छर से फैलता है इसके लिए। तो ये दो वाला जो ऑप्शन है, मलेरिया जो है रोग वह मच्छर से फैलता है, इसके बारे में मतलब कि उन्होंने काम किया था, जिसके लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसके लिए? तो मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? सिनकोना एक पेड़ है, तो आपको बताना है कि उस पेड़ के किस भाग से जो है हम लोग मलेरिया के उपचार के लिए दवाई के रूप में यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छाल, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उसे कहा जाता है कसक, विषदंत। तो जहरीले मतलब जिसमें विष होते हैं, तो विष होते हैं तो हो गया विषदंत। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विषदंत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो इन सारे 4 प्रकार के जो सांप है यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सांप है जो भारत में पाया जाता है और वह जहरीला नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ते हैं 3 नंबर हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन 3 देखते हैं, भारतीय शैल यानी कि अजगर, जिसे हम लोग पाइथन भी बोलते हैं और पाइथन कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 नंबर पे जो अजगर है, भारतीय शैल अजगर, ये जो विषधारी नहीं होते, जहरीला नहीं होता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आपका जो जितना रसल्स वाइपर है, उसके बाद क्रकच, सल्की वाइपर है, करेत है, ये सारे जो है क्या होते हैं, ये और ये, तो ये सारे क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें विषधारी होते हैं और जहर होते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। तो अजगर जो है एक, उसमें जहर नहीं पाया जाता है जो भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो केचुए का उपयोग किया जाता है। इससे आप लोग ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? तो पश्मीना जो है ऊन किस जानवर से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बकरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि पश्मीना ऊन जो है लद्दाख में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यह बकरी से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलता है। जब किसी भी चीज़ को जो है हम लोग जलाते हैं, इसे हीट देते हैं, तो वह जब पूरी तरह से नहीं जलता है तो उससे क्या बनता है, कौन सी गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO गैस का क्या होता है, निर्माण होता है इस तरह से CO। तो जब कोई भी वस्तु आधा अधूरा जलता है तो उससे कौन से गैस निकलता है? तो CO निकलता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाता है? पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, मतलब उसके बेस जो जड़ होते हैं, इस तरह से जो पौधे होते हैं, तो इसके क्या होते हैं, डायरेक्ट जो है बेस में दिया जाता है, आधार में दिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह ड्रिप सिंचाई कहलाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ड्रिप सिंचाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता और खा जाता है? तो बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटों को क्या करता है, तो कीटों को जो है जाल में क्या करता है, फंसा लेता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा पौधा है तो जो कीटों को जाल में फंसा लेता है। तो मान के चलिए इस तरह से एक कोई पौधा होता है और ये यहाँ पे क्या होता है, कीट आता है और ये कीट जो है यहाँ पे इस तरह से, उसके बाद इस तरह से इसे ढक्कन लगा लेते हैं। तो वो कौन सा पौधा है? तो इस पौधे का नाम है आपका क्या, घटपर्णी का पौधा। तो घटपर्णी का पौधा क्या करता है, वो जो है कीड़े मकोड़े को ही खा के अपना भोजन करता है। तो जैसे ही कीड़ा पड़ते हैं और उसके बाद वह क्या करता है, उसको बंद कर लेता है और उसे खा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? वर्षा के जो पानी होते हैं उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम भविष्य में उस पानी का यूज करें और संचित कर लेते हैं। तो यह क्या मतलब कि यह विधि क्या कहलाता है, तो वर्षा पानी का संचयन।
वर्षा पानी को भविष्य के लिए संचित करना वर्षा पानी का संचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा रोग है जो मच्छर से फैलता है। मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। उसके बाद आपका हो जाएगा डेंगू, ऑप्शन नंबर सी ये भी मलेरिया से फैलता है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि चिकनगुनिया है, ये भी आपका क्या होता है, मलेरिया से फैलता है। तो ए, सी और डी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर ए, सी, डी। तो इस तरह से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ए, सी, डी किस में है, ए, सी, डी आपका है तीसरा नंबर। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं में क्या होती है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए एक सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है। ऑप्शन ए में है, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें और अनुशासित करें। क्या कि सीटेट के क्वेश्चनों में हम लोग कभी भी अनुशासन वाली बात रहता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, वह निगेटिव होता है क्योंकि बच्चे को अनुशासन में नहीं रखना है, ठीक ना। तो बच्चे को अनुशासन में नहीं रखना, तो यहाँ पे अनुशासित की बात आ रही है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, स्वयं पट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों को उन्हें लिखने के लिए कहता है। तो इस तरह का भी ऑप्शन सटीक नहीं होता है, कभी भी किसी कार्य को लिखने के लिए विद्यार्थियों के लिए नहीं सौंपना चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें। तो ये वाला बात जहाँ पे आता है, खोज करे, किसी भी चीज़ों का अवलोकन करे बच्चा, अन्वेषण करे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही ये पॉजिटिव है और ये सटीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में, कक्षा 5 का एक अध्याय है दीवार के उस पार में, एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। तो कक्षा 5 के एक अध्याय में है दीवार के उस पार में, दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से, शिक्षक का नाम है आरिफ, वो जो है अपने छात्रों से जो खेल खेलते हैं उनका अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयासों को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। खेलों से संबंधित नियम की समझ विकसित करना, विकास। उसके बाद खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। उसके बाद है आपका कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसा खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम की भावना। व्यक्तिगत अनुभव, देखिए यहाँ पे है व्यक्तिगत अनुभव, ये नहीं हो जाए। खेल में जो है सभी प्रकार के बच्चे हो तो सभी का अनुभव होगा, तो लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे लड़के और लड़कियाँ एक खेल खेल सकती है और सभी के लिए एक समान अवसर और टीम की भावना। ये बिल्कुल ही सटीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है, क्योंकि खेल में सभी प्रकार के, मतलब कि कोई भी खेल हो तो उसमें लड़का लड़की समान रूप से भाग ले सकती है। उसके बाद वह उस सभी को जो है समान अवसर मिल सके, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। निम्न में से कौन सी प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। व्याख्यान विधि, चौक एवं टॉक विधि, जांच आधारित शिक्षण और जग एवं मग पद्धति। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है जांच आधारित शिक्षण जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होते हैं कि शिक्षक समस्या को प्रस्तुत करना, सहायता देना एवं स्वयं के लिए खोज करना। तो इस प्रकार के जो शिक्षण अधिगम होते हैं जांच आधारित, इसमें क्या होता है कि शिक्षक समस्या को प्रस्तुत करना, सहायता देना और स्वयं के लिए किसी भी चीज़ों का खोज करना, इस तरह का इसमें बातें होती है। तो इस तरह से जांच आधारित शिक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। पहले भी आप लोगों को बताए थे कि ईवीएस में जो है किसी भी जगह घूमना फिरना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बच्चे वहाँ से घूमने के लिए जब जाते हैं तो देख के बहुत ज़्यादा चीज़ सीखते हैं। तो ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे को वहाँ जाने के लिए, किसी भी नए स्थान पर जाने के लिए वहाँ से पूर्व मतलब कि पहले उसके लिए क्या योजना बनाया जाता है। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलापों की, किसी भी क्रियाकलाप को पुष्टि करने के लिए, जैसे बच्चे क्लास में मतलब कि पढ़ते हैं थियोरेटिकल, तो उस बात को उस आँख से देख करके उस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। तो इसमें जो है पहले से ही उस योजना को बनाते हैं और उस क्रियाकलाप को पुष्टि करने के लिए किसी मतलब कि उस स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव ऑप्शन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक कक्षा में खुशी रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। बच्चों में एक विश्लेषणात्मक जो है विचार विकसित हो, इसके लिए वंश वृक्ष जो एक उपयोगी उपकरण है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सटीक है। यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में केवल लगा हुआ, वैसे भी इसको जो है गलत ही समझिए। यह केवल दादा दादी, इसमें भी केवल लगा हुआ, इसको भी गलत ही समझिए। अब बाद बाकी बचा है आपका 2 ऑप्शन, 1 4 वाला हम लोग पढ़ते हैं। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में मतलब कि बताता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 4 नंबर। तो 4 नंबर में जो है इस आपका वंश और वृक्ष वाले जो चैप्टर है, इसमें जो है एक दूसरे से, जैसे कि परिवार में सदस्य होते हैं, 3-4 सदस्य होते हैं, तो एक दूसरे से बीच में क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है। मतलब कि ये आपका कौन है, कहाँ से आया, अपने परिवार के सभी सदस्यों की रुचि के बारे में जानना, इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों की आपसी संबंधों के बारे में क्या करता है, समझाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, ईवीएस में आकलन का संकेतक है। तो आपको बताना है कि ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है। चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। तो आपका यहाँ पे स्मरण करना, याद करना, ये भी नहीं हो जाएगा, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो चर्चा करना बिल्कुल ही ज़्यादा सटीक है और पॉजिटिव ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा करना, किसी भी मैटर पे चर्चा यदि बच्चे करते उससे ज़्यादा सीखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। कक्षा 3 में एक विषय मानचित्र, तो उसके अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप करेगा कि बच्चा ज़्यादा सीखेगा। पहला ऑप्शन है, उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने के लिए कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करना। देखिए ये वाला ऑप्शन, देखिए आपका सेकेंड वाला, बच्चे को मतलब कि बताना चाहिए कि बच्चा जो जहाँ से आते हैं, जैसे घर से आते हैं स्कूल आते हैं, घर से स्कूल आते हैं, तो बच्चे को बताना है कि आप जो है घर से लेके स्कूल तक का जो है रास्ता को आप अंकित कीजिए, मतलब बनाइए, ड्रॉ कीजिए। वे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बच्चे उससे ज़्यादा जो है मानचित्र के बारे में सीख पाएंगे और कर सकेंगे। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। जैसे ऑप्शन ए में है आपका, विद्यार्थियों से कहे कि जानवरों तो यहाँ पे है
विद्यार्थियों से कहे कि जानवरों की सूची बनाए, विद्यार्थियों को जानवरों के बारे में बताए, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण में ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। ये देखिए बहुत ही, क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि ईवीएस में जो है भ्रमण वाली बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉजिटिव होता। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, जैसे उसको पशु वाली उपथीम पढ़ाना है तो इसके लिए बच्चे सबको क्या करना चाहिए, चिड़ियाघर भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए और उसे जो है डायरेक्ट रूप से किसी भी जानवर पशु पक्षी का जो है उसको अनुभव करवाना चाहिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। नीचे लिखे वैज्ञानिक विधि का अनुपयुक्त मतलब कि उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करना है आप लोगों को कि पहले कौन आएगा उसके बाद क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर, जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट में क्या होगा, तो जैसे आप लोग देखेंगे किसी भी चीज़ का क्या करता है, कोई अवलोकन या परीक्षण करता है या अवलोकन करता है। तो 6 नंबर में पहले आपका आ जाएगा किसी भी चीज़ का अवलोकन करना, परीक्षण करना। उसके बाद जब किसी भी चीज़ का परीक्षण कर लेता है तो उसके बाद तीसरे नंबर पे उस पर क्या करता है, प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछने के बाद फिर आप जो है सेकेंड नंबर पे जाएंगे, उस पर क्या करेगा, परिकल्पना प्रस्तावित करेगा 2 नंबर। उसके बाद परिकल्पना प्रस्तावित करने के बाद फिर आपका जो है 5वां नंबर उस पर अनुमान लगाएगा। क्या करेगा, अनुमान लगाएगा। अनुमान लगाने के बाद फिर क्या करेगा, आपका अनुमान का परीक्षण करेगा। अनुमान का परीक्षण करने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा, तब लास्ट में आपका निष्कर्ष निकलेगा तो लास्ट में 1 नंबर आ जाएगा। तो आपका 4 नंबर जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति जो है बिल्कुल ठीक है। तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता के बारे में अनुभव देना है तो इसके लिए कौन सही होगा। पक्षियों की प्रजातियों संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, ये नहीं होगा। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखाना, ये भी ज़्यादा उतना सटीक नहीं लग रहा। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। उसके बाद विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता या भाषण देना, जो सब पक्षी समाप्त हो गया उसके विषय में भाषण देना, ये भी उतना सटीक नहीं है। लेकिन पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, यदि उसे घुमाने के लिए, उसे भ्रमण के लिए यदि वहाँ पक्षी अभ्यारण्य ले जाया जाता है बच्चे को, तो इससे बढ़ के और क्या हो जाएगा। तो जैव विविधता के बारे में उसे समझाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपका, बच्चों को क्या करना चाहिए, पक्षी अभ्यारण्य अवलोकन उसे दिखाने के लिए ले जाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उससे उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। उसके शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मतलब कि आदित्य जो है एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। तो इसमें से उसके शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस आदित्य के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। तो इसमें से क्या जो है पर्यावरण अध्ययन का भाग है आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 देखेंगे आप लोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन का भाग हो गया आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपका, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि माना जाता है। तो कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। तो इसमें से ऑप्शन ए है, पारंपरिक नाटकीय विधि बालकों के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। बिल्कुल सही बात है, जो पारंपरिक नाटकीय विधि है उससे यदि जोड़ के बच्चों को पढ़ाया जाए तो मतलब कि बच्चे बहुत ही जल्दी सीखते हैं। पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, ये भी बात सही है, स्मरण तक में रहेगा, बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उस चीज़ को मतलब कि नहीं भूलेगा। उसके बाद है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। जो धीमी गति से मतलब कि सीखते हैं वही मतलब कि वह विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो तेज गति से सीखते हुए भी तो अभिनय मतलब कि पसंद करते हैं।
और जो धीमी गति से सीखते हैं ये जरूरी नहीं है कि वह अभिनय पसंद करेगा, अभिनय नहीं भी पसंद कर सकता। इस तरह से ए और बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस कारण से जो आपका सी वाला गलत हो रहा है, क्योंकि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, तो कभी कभी नहीं भी पसंद कर सकता, जो तेज गति से सीखते वो भी पसंद करता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका सी गलत हो जाता है और आपका ए और बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है विद्यार्थियों को क्या करती है, सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों को सरोकार को याद करने में, देखिए यहाँ पे है याद करने में, इस तरह से ये गलत हो जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करने में, ये भी उतना कोई खास नहीं है व्याख्या करना। उसके बाद अगला है सभी संसाधनों द्वारा ज्ञान की रचना करने में। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल ज़्यादा सटीक है, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन के विषय में मुद्दा और सरोकार को याद करने में, यहाँ पे क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, तो किस प्रकार, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना कर। हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।